हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल फिजिक्स पाठशाला में। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो दोस्तों, जैसे कि हम अगर बात करें कि सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, तो आप लोग एक बात बताओ, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सूक्ष्म और दर्शी मतलब एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम क्या करें, सूक्ष्म वस्तुओं को देखें। इसको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। देखो, सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी करती क्या है, सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जो क्या करती है, पास की किसी सूक्ष्म वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। और जो बड़ा प्रतिबिंब क्या करता है, हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देने लगती है। अर्थात छोटी सी सूक्ष्म वस्तु कैसी दिखाई दे जाती है हमें, कैसी दिखाई दे जाती है, बड़ी दिखाई देने लगती है। किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अब देखो दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे सूक्ष्मदर्शी के कुछ अलग अलग भागों की, कुछ अलग अलग चरणों में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि इसमें हमने यहाँ पे लिख रखा है, पहला इसका चरण है रचना। सूक्ष्मदर्शी की रचना किस प्रकार से होती है, तो हम लोग देखो पहले अच्छी से रचना समझे ले रहे हैं। तो रचना में अगर हम बात करें, जैसा कि देखो यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा, तो इसमें रचना में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, एक धातु का एक बेलनाकार पाइप होता है, जिसके एक सिरे पर, सामान्यतः निचला सिरा जो होता है वो निचला सिरा होता है एक सिरा, जिसके एक सिरे पर हम क्या करते हैं, एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का हम लोग क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं अभिदर्शक, जो कि कैसा होता है, नीचे की ओर होता है। छोटे द्वारक का हमने लेंस क्यों लगाया यहाँ पे, तो इसके लिए हम देखो, अब एक छोटा सा हम आपको बात बताएं कि अगर हम लोग देखो जैसे बड़े द्वारक का लेंस ले लेंगे तो सूक्ष्म वस्तु से चलने वाला जो प्रकाश होगा वो थोड़ा सा फैल जाएगा, अगर अलग अलग भाग में वितरित हो जाएगा। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कम चमकीला होगा, वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, फिर स्पष्ट नहीं होगा ज़्यादा। लेकिन अगर हम छोटे से लेंस का प्रयोग करें, छोटे द्वारक का लेंस रहें, तो चलने वाला जो समस्त प्रकाश जो होगा वो कैसा होगा, वो उसी लेंस में से गुजरेगा और वस्तु का हमें कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा, थोड़ा स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो छोटे द्वारक का जो लेंस लेते हैं हम लोग, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिदर्शक, या इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव या ओ लेंस। तथा इस पाइप के दूसरे सिरे पर एक अन्य पाइप की सहायता से हम क्या करते हैं, एक बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का क्या लगाते हैं, एक उत्तल लेंस लेते हैं, जो कि सामान्यतः किसकी तुलना में, जो अभिदर्शक लेंस है इसकी तुलना में कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ी फोकस दूरी का होता है और बड़े द्वारक का होता है। और इस उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रिका, या इसी को हम कहते हैं आई लेंस, जो कि किस तरफ होता है, जो कि होता है सामान्यतः ऊपर की तरफ, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं, या ऐसे कह लो आँख की ओर होता है, नेत्र की ओर होता है, इसको हम कहते हैं नेत्रिका। नेत्रिका के फोकस पर हम लोग क्या करते हैं, नेत्रिका के फोकस पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस तार लगाते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब को बड़ी आसानी से प्राप्त करते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज़ और देख लो, आप लोग यहाँ पे समझ लो कि जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा बेलनाकार पाइप है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक दंड चक्र व्यवस्था से जोड़ देते हैं। अब आप लोग सोचोगे दंड चक्र व्यवस्था क्या होती है। जब देखो यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा आपको, एक दांत निकले हुए क्या है, एक दंड है, और उसके ऊपर क्या देखो, एक चक्र रखा हुआ है। तो जैसे हम लोग इसको थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे पेंच की सहायता से, ये जो चक्र होगा इस दंड पे ऊपर नीचे खिसकेगा, और इसकी सहायता से जो बेलनाकार जो पाइप होगा, धातु का बेलनाकार जो पाइप है, वो भी क्या होगा, ऊपर नीचे खिसक जाएगा। तो इस प्रकार से इस पूरी व्यवस्था को हम लोग किससे जोड़ देते हैं, एक दंड चक्र व्यवस्था से जोड़ देते हैं। ये हो गई आपकी इसकी रचना, किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। अब एक बात और देखो, समझ लो यहाँ पे दोस्तों, वो छोटी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सूक्ष्मदर्शी बनाई है, या यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा अगर जो प्रतिबिंब हम देखेंगे, तो इसके द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वो थोड़ा सा ऐसे कह लो दोष मुक्त नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ दोष रहेंगे। अब आप लोग सोचोगे दोष रहेंगे मतलब किस प्रकार के दोष रहेंगे, तो देखो हम लोग यहाँ पे दोष तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, चूँकि आप यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। हम लोग, आप जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासों में चलोगे तो दोषों को देखोगे, अलग अलग प्रकार के दोष पढ़ोगे, लेकिन हम लोग मुख्यतः दो दोषों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो सामान्यतः किसी लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसमें मुख्यतः दो दोष देखने को मिलते हैं। पहला दोष तो होता है वर्ण विपतन का दोष, और दूसरा दोष जो होता है वो गोलीय विपतन का होता है। देखो, विपतन मतलब होता है दोष, ठीक है, और वर्ण मतलब होता है रंग। तो जो रंग के कारण से दोष उत्पन्न होता है प्रतिबिंब में, वो होता है आपका वर्ण विपतन का दोष।
और दूसरा दोष हमने कहा गोलीय विपतन का दोष। तो फिर मतलब वही, विपतन मतलब होता है दोष और गोलीय मतलब गोलीय हो गया। तो लेंस की जो गोलीय स्थिति के कारण या लेंस की गोलीय आकृति के कारण से जो प्रतिबिंब में जो दोष बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय विपतन का दोष। तो सामान्यतः इस प्रकार के जो हम सूक्ष्मदर्शी यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि साधारणतः हमने क्या लिया है, देखो अभिदर्शक में भी हमने एक उत्तल लेंस लिया है और नेत्रिका में भी हमने एक उत्तल लेंस लिया है। तो इनमें दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। सामान्यतः कौन कौन से दोष पाए जाते हैं इस प्रकार से जो बना प्रतिबिंब होता है, गोलीय विपतन का और बर्ण विपतन का। अगर हम इन दोषों को दूर करना चाहें तो जो अच्छी सूक्ष्मदर्शियाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि अभिदर्शक जो होता है, जहाँ पे हमने यहाँ पे एक लेंस लिया है, इसके स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, लेंसों के संयोग को ले लेते हैं। और जो नेत्रिका होती है, यहाँ पे भी हमने एक उत्तल लेंस लिया है, इसके स्थान पर भी हम लोग क्या ले लेते हैं, लेंसों के संयोग को ले लेते हैं। और इस प्रकार से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है लेंसों के संयोग के द्वारा, वो प्रतिबिंब कैसा होता है, गोलीय विपतन और बर्ण विपतन के दोष से मुक्त होता है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ इसकी जानकारी दोष की। आगे हम बात करते हैं दोस्तों समायोजन। समायोजन हम लोग इसको कैसे करते हैं, देखो समायोजन में हम लोग क्या करते हैं, देखो आप लोग इस चित्र में देख रहे होंगे, ऊपर क्या है अपनी नेत्रिका। तो नेत्रिका को हम लोग क्या करते हैं, इस चक्र की जो दंड चक्र है इसकी सहायता से हम लोग खिसका के नेत्रिका को कहाँ पे फोकसित कर लेते हैं, नेत्रिका को हम लोग फोकसित कर लेते हैं क्रॉस तार पर। नेत्रिका को हम लोग कहाँ फोकसित कर लिया, क्रॉस तार पर फोकसित कर लिया। इसके पश्चात जिस सूक्ष्म वस्तु को हमें देखना है उस सूक्ष्म वस्तु को देखो हम कहाँ पे रखेंगे, उस सूक्ष्म वस्तु को हम लोग अभिदर्शक के ठीक नीचे रखते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे चित्र में अभिदर्शक के हम लोग कहाँ पे रखते हैं, ठीक नीचे रखते हैं। और दंत और दंड चक्र व्यवस्था है, फिर इसकी सहायता से ऊपर नीचे इसको पाइप को बेलनाकार पाइप को खिसका कर और इस प्रतिबिंब जो वस्तु है सूक्ष्म वस्तु, इस प्रकार से इसको समायोजित करते हैं कि सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाए, क्रॉस तार पे बन जाए। और किस प्रकार से बने, प्रतिबिंब इस प्रकार से बने कि जो क्रॉस तार है और जो प्रतिबिंब है इनमें लंबन का दोष ना रहे। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। और वस्तु में कैसी दिखाई देती है, वस्तु में बड़ी दिखाई देती है। तो देखो दोस्तों ये क्या हो गया, ये तो हो गया अपना समायोजन। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है प्रतिबिंब के बनने में। तो देखो हमने एक किरण आरेख खींच रखा है, आप इस किरण आरेख को देखो, इसमें हमने दो लेंस लिए हैं। देखो एक छोटा लेंस है छोटे द्वारक का और कम फोकस दूरी का एक लेंस है ओ उत्तल लेंस, इसको हमने कहा ये क्या है, अभिदर्शक है। और दूसरा लेंस क्या है, एक बड़े द्वारक का थोड़ी सी इसकी तुलना में ज़्यादा फोकस दूरी का लेंस, इसको हमने क्या कह दिया, ई, या इसी को हमने कह दिया नेत्र लेंस या आई लेंस, और इसको कह दिया ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदर्शक, ये वो नेत्र का हो गई। देखो दोस्तों हमने क्या रखा है, इस नेत्र जो अभिदर्शक है इसके सामने हमने एक छोटी सी वस्तु रख दी है ए और बी। देखो ए इस लेंस का फोकस है, प्रथम फोकस एफ ओ डैश, और इससे हमने इसके पास इससे लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर, देखो ध्यान से देखना, इसका हम उपयोग करेंगे बाद में, इसको हम पूछेंगे आप लोगों से। देखो यहाँ पे क्या है, जब बाद में एक टॉपिक आएगा तो वहाँ पे हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे कि हमने वस्तु कहाँ पे रखी थी। तो इसलिए ध्यान से देखना है यहाँ पे कि जो अभिदर्शक है इससे देखो हमने इसकी प्रथम फोकस से थोड़ी सी आगे और उसके पास में ही हमने क्या रख दी, छोटी सी वस्तु रख दी। तो ये क्या करेगा, जो अभिदर्शक लेंस है इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, किस तरफ, लेंस के दूसरी तरफ। हमने माना, देखो ध्यान से देखना, हमने माना जो अभिदर्शक है इससे इस वस्तु की दूरी कितनी हो गई, यू, और चूंकि ओ लेंस के कारण था इसको हमने क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। देखो दोस्तों एक बात बताओ, आप लोगों ने उत्तल लेंस की प्रतिबिंब की 6 स्थितियां पढ़ी होंगी कि प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखो उसमें से आपने एक स्थिति पढ़ी होगी जब वस्तु लेंस के फोकस और अनंतता के बीच में रखी हो, तो उत्तल लेंस क्या करता है, दूसरी ओर उस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा, स्पष्ट और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। तो ये उत्तल लेंस क्या करेगा, जो अभिदर्शक है इस वस्तु का थोड़ा सा बड़ा, उल्टा तथा स्पष्ट प्रतिबिंब किस तरफ बनाएगा, इस तरफ दूसरी ओर बनाएगा। तो देखो ये क्या बना दिया, ए डैश बी डैश, किसने बनाया है, ये अभिदर्शक ने बनाया है। देखो इसमें हमने प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लोगों ने प्रतिबिंब बनाने के नियम भी पढ़े होंगे, तो हम उसमें कुछ उसमें से बता रहे हैं। तो देखो प्रतिबिंब हम कैसे बना रहे हैं, हमने इसमें 2 किरणें ले ली, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और दूसरी किरण कैसे हमने कहाँ से गुजार दी, लेंस के प्रकाशक केंद्र, देखो ये प्रकाशक केंद्र है, लेंस के प्रकाशक केंद्र से गुजार दी। तो आप लोगों ने प्रतिबिंब बनाने के नियमों में पढ़ा होगा कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो कहाँ से होकर जाती है, वो लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और जो किरण लेंस के प्रकाशक केंद्र से चलती है वो सीधा बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो देखो
ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी, तो ये देखो लेंस के द्वितीय फोकस देखो इससे होकर ये गुजर गई, यहाँ तक पहुँच गई। ये किरण देखो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो बिना विचलित हुए ये सीधी ये चली गई, यहाँ तक आ गई। लेकिन यहाँ इन दोनों किरणों ने कहाँ पे काटा एक दूसरे को, बिंदु बी डैश पे काटा। अर्थात अभिदर्शक ने वस्तु ए बी का प्रतिबिंब देखो उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे बनाया, ए बनाया ए डैश बी डैश यहाँ पे बना दिया, जो कि क्या करेगा, जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होगा वो नेत्र का ई के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और नेत्र का ई क्या करेगी, इसका अंतिम प्रतिबिंब बनाएगी, जो कि कैसा होगा, इसकी तुलना में काफ़ी बड़ा होगा और कैसा होगा, स्पष्ट होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जो ए डैश बी डैश है वो नेत्र का ई के लिए क्या करता है, वो नेत्र का ई के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो अब नेत्र का ई क्या करेगी, इसका प्रतिबिंब बनाएगी। तो आप ध्यान से देखना आप लोग, ये नेत्र का है ई, ये हमने मान लिया इसका प्रथम फोकस है एफ ई डैश, और ये नेत्र का ई है और इसका द्वितीय फोकस है एफ ई। देखो आप लोगों ने फिर उत्तर लेंस की जो लेंस से जो आपने प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियाँ पढ़ी हुई उत्तर लेंस से, तो उसमें एक स्थिति ऐसी थी कि अगर वस्तु लेंस और फोकस के बीच में रखी हो, देखो ये वस्तु हो गई ए डैश बी डैश, ये लेंस है और ये फोकस है, इसके बीच में रखी है, तो इस लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वस्तु की ही ओर, वस्तु से बड़ा, सीधा तथा कैसा होगा, आभासी होगा। देखो तो ये लेंस क्या करेगा, नेत्र का इस वस्तु का ए डैश बी डैश का एक बड़ा वस्तु की ही ओर और वस्तु की तुलना में कैसा, सीधा, नीचे की तरफ वस्तु है नीचे की तरफ है, प्रतिबिंब बनाएगी। तो देखो जो नेत्र लेंस ई होता है, नेत्र का जो ई होती है वो क्या करती है, इस ए डैश बी डैश का बड़ा प्रतिबिंब कैसा बनाती है, ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है। इस प्रकार से हमें क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उसकी चर्चा करें ले रहे हैं। देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 किरणें ले रहे हैं, डॉट डॉट करके बनाई है हमने। देखो एक किरण हमने क्या ले ली, प्रकाशिक अक्ष के समान मुख्य अक्ष के समांतर ले ली, ये मुख्य अक्ष है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और दूसरी किरण हमने कहाँ से गुजार दी, दूसरी किरण हमने प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजार दी, ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो तो सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो अपवर्तन के पश्चात कैसे जाती है, लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है किरण, तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या चली जाएगी, सीधे लेंस के द्वितीय फोकस एफ ई से होकर जाएगी। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 किरणों का उपयोग किया है, डॉट डॉट करके जो दिख रही हैं। अब जरा ध्यान से देखो आप लोग, इनको पीछे की तरफ बढ़ा के देख रहे हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया और इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ऐसे देखो एक किरणें ऐसी चल रही, तो कहाँ, ऐसा नहीं लग रहा कहाँ से होकर आ रही है, ऐसा लग रहा है इस बी डैश बिंदु से होकर आ रही। देखो पीछे की तरफ बढ़ाया तो दोनों किरणें कहाँ पे मिल गई, बी डबल डैश बिंदु पर मिल गई। अर्थात जो ए डैश बी डैश वस्तु है इसका नेत्रकार ने कहाँ पे प्रतिबिंब बनाया, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये बना दिया बड़ा प्रतिबिंब, ये बन गया प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से हम प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने देखो कौन सी किरणें उपयोग में लाए, डॉट डॉट करके जो किरणें दिख रही हैं आपको ये वाली, इनको हमने बना लिया, इनका कोई रोल नहीं है, बस केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए लिया है हमने। अर्थात अब देखो हम समझ गए कि ये जो किरणें इस प्रकार से चल रही थी, ये ऐसी गई यहाँ तक और ये ऐसी गई यहाँ पर। अब बर्तन की पश्चात जो ऐसी चलेंगी ना, ऐसी हो गई, ये कहाँ से चल के आ रही होंगी, इसको अगर हम पीछे की तरफ ऐसे मिलाएं, देखें कहाँ पे मिल रही है, तो ये बिंदु जाके कहाँ पे मिलेगी, बिंदु बी डबल डैश पे जाके मिलेंगे। अर्थात इस वस्तु ए डैश बी डैश का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा, जो कि कैसा होगा, इस वस्तु की तुलना में सीधा, बड़ा और आभासी तथा स्पष्ट प्रतिबिंब हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमें क्या मिल जाता है, एक सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब और स्पष्ट प्रतिबिंब हमें कैसा हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आगे चर्चा करते हैं। देखो ये यहाँ से आंख से हमने इस प्रतिबिंब को देख लिया, इस प्रतिबिंब को देख रहे हैं, जो अंतिम प्रतिबिंब है अपना वो कितना है, ए डबल डैश बी डबल डैश। हमने देखो ये माना कि इस प्रतिबिंब के द्वारा इस नेत्र लेंस जो है नेत्रिका है, इस पर बना कोण कितना है, बीटा हो गया। चूँकि आँख जो है ना इसके समीप ही रखे हैं हम लोग, नेत्रिका के समीप ही आँख को रखे हुए हैं, तो लगभग हम ऐसा मान लेंगे कि जो अंतिम प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके द्वारा आँख पर बना कोण भी कितना हो गया, बीटा हो गया। वस्तु ए डैश बी डैश की नेत्रिका से दूरी u, और चूंकि ई लेंस के कारण लिख रहे हैं तो हमने लिख दिया u, ये हो गई। और हमने माना जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बना है। देखो एक चीज़ और समझ लो, सामान्यतः यहाँ पे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें अंतिम प्रतिबिंब, वो कहाँ पे प्राप्त होता है, नेत्रिका के द्वारा
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर प्राप्त होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रतिबिंब d पर ही प्राप्त हो। प्रतिबिंब स्पष्ट, देखो हमने जैसे ये माना इसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होगी d, तो न्यूनतम जो प्रतिबिंब होगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत, इसके बीच में प्रतिबिंब कहीं भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रतिबिंब ज़्यादा स्पष्ट कहाँ पे बनेगा, ज़्यादा स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब d पर बनेगा। तो हमने सामान्यतः ये मान लिया कि जो अंतिम प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा वो कहाँ पे बन गया, वो ये प्रतिबिंब हो गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पे प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो सकता है, कहीं भी प्राप्त हो सकता है। d से लेके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेके और अनंतता, इनके बीच में प्रतिबिंब हमें कहीं पे भी प्राप्त हो सकता है। तो देखो ये तो हो गए अपने 3 बिंदु हो गए। पहला हमने क्या देख लिया, पहला हमने देख लिया कि रचना किस प्रकार से होती है, दूसरा हमने देख लिया संयोजन किस प्रकार से करते हैं, और तीसरा हमने पॉइंट देख लिया कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। देखो हम चौथा पॉइंट ये देख रहे हैं कि जो आवर्धन क्षमता होती है सूक्ष्मदर्शी की वो कितनी होती है, इस पर चर्चा हम लोग और कर ले रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें आवर्धन क्षमता की, तो आवर्धन क्षमता की अगर हम बात करें इसको हमने सामान्यतः इसको लिखते हैं m आवर्धन क्षमता। तो देखो आवर्धन क्षमता की जैसे परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी के लिए, तो इसमें हम ऐसे कह दें कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जो कि हमने क्या मान लिया, देखो ये लेंस ई पे बन रहा है दर्शन कोण जो कि बीटा है, चूंकि आंख नेत्रिका के समीप ही है तो लगभग कितना हो गया, बीटा के बराबर ही हो गया, बीटा बटे नीचे क्या आएगा, वस्तु के द्वारा बिना किसी प्रकार से उपकरण की सहायता से, मतलब ऐसे कह लो वस्तु के द्वारा बिना किसी प्रकार से उपकरण की सहायता लिए बना दर्शन कोण, जिसको हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया वो हो गया कितना अपना अल्फा। देखो थोड़ा सा और देखो आगे, हमने माना देखो हम यहाँ से देख रहे हैं आँख की सहायता से, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा, डी दूरी पर बन रहा, और हमने ये माना कि जो वस्तु रखी है ए बी, अगर हम मान लो बिना वस्तु को ऐसे देख रहे हैं, बिना किसी प्रकार से उपकरण की सहायता से ऐसे देख रहे हैं, और हम वस्तु को कहाँ तक ला सकते हैं अच्छे से देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए कम से कम दूरी और कम से कम करते जाओ, हम एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक ही ला सकते हैं वस्तु को अच्छे से देखने के लिए, उससे कम लाएंगे तो फिर वस्तु हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगी। तो देखो हमने ये माना कि अगर वस्तु मान लो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे रखी हो और हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो उसके द्वारा जो बना कोण दर्शन कोण होगा आँख पर, उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने अल्फा मान लिया। समझना ध्यान से। देखो आवर्धन क्षमता की परिभाषा फिर से देख लो, जो आवर्धन क्षमता m होती है किसी भी प्रकाश केंद्र की, वो उसको हम लोग ऐसे परिभाषित करते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे में वस्तु द्वारा बिना किसी प्रकार से उपकरण की सहायता से वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है। तो देखो अंतिम प्रतिबिंब ये बना है A डबल डैश, इसके द्वारा यहाँ पे हमने मान लिया आंख पे बना दर्शन कोण कितना है, बीटा है। और अगर मान लो हम वस्तु को बिना किसी प्रकार से उपकरण की सहायता से देख रहे हैं, तो कम से कम वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, कम से कम दूरी पर, जो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। छोटी सी वस्तु है तो कम से कम डी दूरी पर रखेंगे, ए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर रखेंगे। और इस स्थिति में हमने ये मान लिया कि अगर डी पर रख रहे तो ये अल्फा कोण बना रही मानव नेत्र पर, या हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बना रही है वो कितना बना रही, अल्फा बना रही है। तो ऐसी स्थिति में हमने इसको क्या नाम दे दिया, अल्फा। तो ये क्या हो गया, बी अपॉन बीटा अपॉन अल्फा। देखो आगे देखो, चूंकि देखो एक बात और बताओ आप लोग, जो अल्फा और बीटा है ना वो छोटे छोटे कोण हैं, छोटी सी वस्तु है तो छोटा ही कोण बनाएगी। तो अगर छोटे छोटे कोण है तो हम टेन अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम टेन अल्फा की बराबर कर सकते हैं। तथा जो बीटा है, बीटा इसको हम लिख सकते हैं टेन बीटा के बराबर। चूंकि जो दर्शन कोण अल्फा और बीटा हमने लिए हैं वो कैसे हैं, बहुत छोटे हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को टेन अल्फा कह सकते हैं और बीटा को टेन बीटा कह सकते हैं। तो देखो टेन अल्फा का अगर हम मान निकालें तो एक बार बताओ टेन अल्फा का मान देखो कैसे निकलेगा, और टेन बीटा का मान निकालें तो इसका मान देखो कैसे निकलेगा। जरा देखो ध्यान से आप लोग, या इसी को ऐसे, हाँ ऐसे कह दो, ऐसे ही रहने दो। ये क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो लंब मतलब क्या होता है, ऐसे वस्तु रखी है, वस्तु का साइज क्या है, ए बी, और दूरी कितनी है, देखो ऐसे मान लो ऐसे हम वस्तु को देख रहे हैं तो ये वस्तु हो गई,
ये क्या है, ए बी वस्तु है और हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे वस्तु को रखा। अब हम देख रहे हैं तो ये अल्फा कोण बना रही है हमारी आँख पर, दर्शन कोण अल्फा है। तो देखो ये दूरी होगी डी जो कि आधार है और ऊंचाई है वो क्या हो गई, ऊंचाई होगी ए बी। तो देखो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, जो लंब है वो कितना हो जाएगा ए बी और जो आधार है वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा डी, लंब बटे आधार, ये हो गया अल्फा। अगर हम बीटा की बात करें तो देखो बीटा, देखो ये है अंतिम वस्तु द्वारा या अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा है। तो देखो ये है बीटा ए। तो देखो हमने ये माना कि जो ए डैश बी डैश है इस नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर है, यू ई दूरी पर है। तो देखो ए भी तो कोण बीटा ही है। इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, देखो इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, आधार कितना हो जाएगा ए डैश ई, ये हो जाएगा ए डैश ई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम m का मान निकाल रहे हैं। m का मान कितना आएगा, यहाँ से देखो m का मान निकाल के देखो कितना आएगा। तो m बराबर बीटा का मान रखो, ये क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश ई और बटे में क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में डी। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए बी नीचे आ जाएगा ए बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी सबसे ऊपर पहुँच जाएगा डी अपॉन में ए डैश ई, ये बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, चलो ठीक है। अब देखो आगे हम लोग समझते हैं, ये तो हमने सांकेतिक मान लिखे हैं, केवल वास्तविक मान हम इसको देख रहे हैं कैसे इसको रखें। तो देखो अभी दर्शक या लेंस हो ऐसे कह लो, ओ लेंस से वस्तु की दूरी ए बी की दूरी कितनी है, यू ओ है, और ओ लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, बी ओ है, और ई लेंस से इसकी वस्तु की दूरी कितनी है, यू ई है, और इसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वो डी है। तो अगर हम प्रॉपर क्या करें, चिन्ह परिपाटी लगा के इनके मान निकालें, इनके मान रख दें, तो इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, देखो जरा ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख दें क्या चिन्ह परिपाटी की सहायता से, चूंकि ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। देखो ए डैश बी डैश मतलब क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी, ए दूरी, तो ये भी तो आवर्धन ही है एक प्रकार से, लेंस का आवर्धन, इस लेंस का आवर्धन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी और इस ऊंचाई को किससे कंपेयर कर सकते हैं, वस्तु की दूरी। तो ऐसे लिख दें क्या इसको, देखो वी ओ अपॉन में यू ओ, चिन्ह परिपाटी लगाओ। देखो इस तरफ हम लोग कैसी नापते हैं दूरियां, धनात्मक, और इस तरफ दूरियां कैसी नापते हैं, ऋणात्मक। ये होगी आपकी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान। तथा इसको देखो डी अपॉन ए डैश ई का मान निकालो। तो देखो डी, ये तो ए है, और इसका देखो डी का मान कैसा हो जाएगा, इस तरफ दूरी नाप रहे हैं हम लोग, तो इस तरफ दूरी नापेंगे कैसी हो जाएगी, माइनस का डी, ए डैश ई, ए वाली दूरी यू ई, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का यू, ये हो जाएगा ई। तो देखो इसके मान रखो, m बराबर यहाँ पे ये मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी ओ अपॉन में यू ओ माइनस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन में माइनस का यू ई, जो कि देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा अपना, ये बनेगा m बराबर वी ओ अपॉन में यू ओ माइनस, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, डी अपॉन में यू ई। ये हो गई अपनी क्या, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। बताओ दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो एक बार अच्छे से यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ विशेष परिस्थिति लेके चल रहे हैं, स्पेशल केस लेके चल रहे हैं। स्पेशल केस क्या ले रहे हैं कि अगर जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बन रहा है, चूँकि जैसा हमने चित्र में बनाया हुआ है, तो इस परिस्थिति में इसमें हम लोग और क्या चेंज कर सकते हैं, पहला ये। दूसरा, अगर जो प्रतिबिंब है
वो अनंत पे बन रहा है, अर्थात जो अंतिम प्रतिबिंब है अनंतता की स्थिति में बन रहा है। अनंतता की स्थिति में मतलब जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो हम प्रतिबिंब को बिना किसी आँख की समंजन क्षमता का उपयोग करके देख सकते हैं, मतलब रिलैक्स स्थिति में देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? श्रांत अवस्था। मानव नेत्र की ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? श्रांत अवस्था। तो ऐसी स्थिति में जो आवर्धन होगा वो क्या कहेंगे उसको हम कह देंगे श्रांत अवस्था में आवर्धन। तो हम दोनों स्थितियां लेके चलेंगे कि अगर जो A डबल डैश P डबल डैश प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पे बने तो ये M का मान क्या होगा, और अगर A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब है अनंतता पे बने तो उस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता M होगी वो कितनी होगी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फिर इसको हम लोग आगे दूसरा टॉपिक देख रहे हैं।